हे गाइस, वेलकम बैक टू कौशल किंगडम, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेमो सिटी। कहानी की शुरुआत में जापान के अंदर शिंजो नाम करके एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है। इस शहर के अंदर हम कुमोगामी नाम करके एक डोन को देखते हैं। इस डोन का एक ग्रुप है और उसके ग्रुप का नाम है यूजा। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से इनके ही घर के अंदर सता नाम करके एक इंसान घुस आता है, जो कि याकूजा ग्रुप्स के सभी लोगों को जान से मारने लगता है। जब कुमोगामी को पता चला कि इन पर हमला हुआ है तो वह अपनी जान बचा करके भागने लगता है। कुमोगामी का एक खास आदमी सका पर जाकर के हमला कर देता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वैसे वो आदमी सका को बहुत मारता है, लेकिन जब सका आता को मौका मिलता है तो वह उसके हाथ को ही काट देता है। घर के अंदर एक कमरे में कुमोगामी गन में गोलियां भर रहा था, लेकिन गन से भी वह सका का कुछ उखाड़ नहीं पाता। अगले ही पल सका आता उसके करीब जाता है और उसकी जान ले लेता है। इस तरह से याकूजा गैंग खत्म हो जाता है। उसी वक्त एक आदमी सका को गन से शूट करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उस आदमी के पीछे फिजू नाम करके एक इंसान आ जाता है जो उसे शूट कर देता है और इस तरह से वो सका आता को बचा लेता है। वैसे दोस्तों, ये दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं। याकूजा गैंग को खत्म कर देने के बाद फिजू होता कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम काम छोड़ना चाहते हो? जिस पर सका आता उससे कहता है कि हाँ, यह मेरा आखिरी काम था। मतलब कि अब से सका आता यह मार काट वाला काम नहीं करेगा। जब वह घर पर आता है तब हमें मालूम चलता है कि उसकी एक प्यारी सी फैमिली है। उसकी एक बेटी और बीवी है। बेटी का नाम है रियो और सका ने यह मार काट वाला काम इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी अब एक फैमिली हो गई है। उसने अपनी फैमिली को लोगों से छुपा करके रखा था। सका जब अपने कमरे में था तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुन करके जब वो बाहर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर में एक गैंग घुस आई है और इन सभी लोगों ने मास्क लगा रखा था, इसलिए इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस वक्त जिसे आप देख रहे हो वो इंसान इन सभी का लीडर है और उसने भी मास्क लगा रखा था, इसलिए सका उसे पहचानता नहीं। वो सका से कहता है कि तुमने याकूजा गैंग को ख़त्म करके हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। मैं इस शहर में बदलाव लाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल करके तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। उसी वक्त सका आता अपनी बेटी को बचाने के लिए इनके एक आदमी पर हमला करता है, लेकिन बाद में वो रुक जाता है क्योंकि इस वक्त उसकी फैमिली की जान दांव पर लगी हुई थी। ये लोग सका को बहुत मारते हैं और जब उसकी बीवी इन लोगों से कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे जाने दो, तो तभी इनमें से ही एक आदमी उसकी बीवी को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब यह लोग उसकी बेटी को भी शूट करने वाले थे, लेकिन तभी सका अपनी बेटी को भागने के लिए कहता है। उसकी बेटी खड़ी होती है और बाहर की तरफ भागती है, लेकिन तभी सुनहरा अपनी गन से उसकी बेटी को शूट कर देता है, जिससे से रियो की भी मौत हो जाती है। ये लोग सका आता के आंखों के सामने उसकी बीवी और बच्चे को जान से मार देते हैं और अब ये लोग सका को भी गन से शूट करने वाले थे, लेकिन तभी सका आता इन लोगों से कहता है कि मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा। अब वो ये बात कहता तो है, लेकिन तभी उनमें से ही एक आदमी उसे गन से शूट कर देता है। गोली जाकर के सीधा सका आता के सर में लगती है। तो इस तरह से दोस्तों सका आता की पूरी फैमिली को जान से मार दिया जाता है और न्यूज़ में ये छाप दिया जाता है कि एक बिगड़ैल बाप था जो अपने ही परिवार को जान से मार दिया। उन लोगों ने वहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था ताकि लोगों को लगे कि बाप ने ही अपनी बीवी और बेटी की जान ली है। खैर दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है और लगभग 12 सालों के बाद हमें दिखाया जाता है कि सका आता अभी भी जिंदा है। गोली लगने के बाद भी वह जिंदा तो है, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। सका आता के घर में जब गोलीबारी हुई तो ये बात फिजू होता को पता था। उसी ने ही सका की देखभाल की और उसका इलाज करवाया। उसके शरीर के अंदर जान तो है, लेकिन वह अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिजू ने एक आदमी रखा है और वही आदमी सका आता की देखभाल करता है। इस वक्त ये लोग सका को छुपा करके रखे थे, मतलब कि किसी को पता नहीं था कि अभी भी सका जिंदा है। फिजुता ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा करके रखा था। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इंटरव्यू सेशन को दिखाया जाता है। शिंजो शहर के जो मेयर हैं उनका नाम है सुनोहरा और यह सारा इंटरव्यू उन्हीं के साथ में हो रहा था। वो लोगों को बताते हैं कि हम शिंजो शहर में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। हम शिंजो शहर में महाबा नाम करके एक पैराडाइज बनाने वाले हैं, जिसके अंदर क्लब, थिएटर, कसिनो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट खड़ा होता है और सुनोहरा से कहता है, हमारे शहर में आए दिन क्राइम हो रहा है। उसका क्या सुनने में आया है कि जब याकूजा गैंग खत्म हुआ तो उसके अगले ही दिन आप यहाँ के मेयर बन गए। कुछ सूत्रों के जरिए हमें मालूम चला है कि आपने भी बहुत घपला किया है। मेयर के पद पर आने के लिए आपने कितने लोगों की जान ली है? यह सवाल बहुत अटपटा था और इसका जवाब सुनो, हरा के पास नहीं था। वो कहता है कि आप तो जर्नलिस्ट हो, आपको जो मिलता है वह छाप देते हो।
हालांकि जर्नलिस्ट कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ सबूत भी है। उसी वक्त सुनोहरा उसकी बात दबा देता है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। इंटरव्यू खत्म होता है और रात के समय में हम उसी जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि एक आदमी के जरिए मेयर के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर रहा था। जानकारी लेने के बदले में जर्नलिस्ट उसे ढेर सारा पैसा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक इंसान आता है जिसने मास्क लगा रखा था। उसको देख करके जर्नलिस्ट डर जाता है और यहाँ से भागता है, लेकिन वो मास्क वाला इंसान उसे पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर एक और आदमी था, उसने भी मास्क लगा रखा था। वो दूसरे आदमी को पकड़ता है और उसके ही हाथों में गन थमा देता है। गन के ट्रिगर को दबा करके उस आदमी को अपने ही हाथों से जान से मरवा देता है। इधर हम देखते हैं कि रात के समय में सका को खुली हवा में घुमाया जा रहा था, लेकिन जब देखभाल करने वाला आदमी सका को उसके कमरे में लेकर के जा रहा था, पीछे से एक आदमी आता है और सका के हाथों पर चाकू मार देता है। दरअसल दोस्तों, कई साल हो गए लेकिन सका ने इस आदमी के हाथ को काट दिया था, इसीलिए यह आदमी गुस्सा था और सका पर हमला करके अपना बदला ले रहा था। चाकू लगने की वजह से सका को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। जिस कमरे में उसे एडमिट किया गया था उसके बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। इन पुलिस वालों का जो चीफ है उसका नाम है सिनोजुका। वो इन पुलिस वालों के पास आता है और इन्हें कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जाओ कुछ खा पी लो। ये लोग भी पैसे लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सिनोजुका मास्क लगा करके सका आता के पास जाता है। दरअसल दोस्तों, वो सका को एक इंजेक्शन लगा करके उसे जान से मारने के लिए आया था। उस दिन जब सका की फैमिली को मारा गया तो वहाँ पर यह भी शामिल था। यह बात सका आता को पता था। वो हिम्मत करके खड़ा होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वैसे उसका शरीर पूरी तरह से काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो उससे लड़ता है। सका आता को जैसे ही मौका मिलता है तो वह उसके गले को लपेटे में ले लेता है। उसके गले को दबा करके वो उसे जान से मार देता है। जब बाद में फजीता को मालूम चला कि सका अस्पताल में एडमिट है, तब वो उसे देखने के लिए आता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सका को देखता है तो उसे देख करके वह काफ़ी हैरान रह जाता है। सका खुद से चल करके बाहर आता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। उसे लोगों का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जिन लोगों ने जो भी मास्क पहना था, सारा मास्क उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसकी यादा जैसे ही वापस आती है तो सका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर लड़कियों से ड्रग्स पैकिंग करवाया जा रहा था। इस ड्रग्स के धंधे को जो चला रहा था उसका नाम है ई कागो। दूसरी तरफ हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें किडनैप करके जबरन इनसे धंधा करवाने के लिए लेके जा रहे थे। जो लड़कियों का कारोबार कर रहा है उसका नाम है एमास। इन सभी लोगों ने अलग अलग मास्क लगा रखा है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभी लोग एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, बस इन लोगों का कारोबार अलग अलग है। इसके बाद दोस्तों हम फिजू को देखते हैं जो इकागो के ड्रग्स वाली फैक्ट्री में आता है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उसने सका को बेहोश करके उसके ही दुश्मनों को ला करके सौंप दिया। ये लोग सका को लेकर करके अंदर जाते हैं और उसे कचड़े में फेंक देते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद फिर जूता अपनी कार में बैठता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन जब सका आता अंदर पहुँच जाता है तब हमें मालूम चलता है कि वो बेहोश नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और फैक्ट्री के अंदर वो लोगों से फाइट करके उन्हें मार भी रहा था। इधर फिजू होता अपने आदमी के साथ गेट को क्रॉस करके बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड के पास एक कॉल आता है। कॉल को रिसीव करने के बाद अचानक से वो इन लोगों पर गन से एफ फायरिंग करने लगता है। फिर जूता के आदमी को गोली लग जाती है और वह मारा जाता है। लेकिन यहाँ फिर जूता को जैसे मौका मिलता है तो वो गन से सिक्योरिटी गार्ड को शूट कर देता है, लेकिन उसे भी गोली लगी थी, इसलिए वो जख्मी हालत में था। इधर सका जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वो लोगों को चुन चुन करके मारने लगता है, लेकिन जिसको मारने के लिए गया था वो बिल्डिंग से बाहर जा चुका था। इकागो के हाथ में इस वक्त एक रिमोट कंट्रोल था। वो बटन को दबाता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। इस तबाही की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसे लग रहा था कि उसने सका को जान से मार दिया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। जब वो बिल्डिंग से बाहर आता है तब इकागो उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन तभी इकागो के सामने से एक कार आती है। उस कार को फिजू ड्राइव कर रहा था, उसी ने ही इकागो को ठोका। फिजू होता को गोली लगी थी, इसलिए वो भी जख्मी हालत में था। वो कार से बाहर निकलता है और सक्का से कहता है कि तुम्हारा परिवार मेरी वजह से मारा गया। तुम्हारे परिवार की जानकारी मैंने ही उन लोगों को दिया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सक्का आता माफ़ नहीं करता, वो उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद वह देखता है कि इकागो मरा नहीं है, बल्कि अभी भी उसके शरीर में जान है। सका आता उसे अपने साथ लेकर के एक लोकेशन पर जाता है और वहाँ पर उसे बांधने के बाद उसे मारना शुरू करता है। दरअसल सका आता बस यह पता करना चाहता था कि इन लोगों का बस कौन है, लेकिन इकागो कहता है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं मुंह नहीं खोलूँगा।
उसी वक्त इकागो का फ़ोन बजने लगता है और जब सका आता फ़ोन को रिसीव करता है तब हमें मालूम चलता है कि इनकी बॉस ने ही कॉल किया था। इन सभी का बॉस कोई और नहीं बल्कि सुनोहरा है, जो इस पूरे शहर का मेयर है। वो सका से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। खैर, मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी नन्ही सी परी यानी कि तुम्हारी बेटी वो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो मेरे आदमियों को मारना बंद कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस बार तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी बड़ी हो गई है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इस वक्त रियो को एमास के पास रखा गया है। एमास बचपन से ही उसे अपने पास रखा है। उसने रियो को यह बता रखा है कि वो उसका बाप है, लेकिन दोस्तों वो रियो को गंदी नज़र से देखता है। इन लोगों ने शायद रियो का भी ब्रेन वॉश कर दिया है, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है। वह एमास को ही अपना पिता मानती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकीगावा नाम करके एक रिटायर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। जब वह अपने घर के अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर में पहले से ही सका आता आकर के बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों सका को कुछ जानकारी चाहिए था, इसलिए वह इसके पास आया था। यहाँ ताकीगावा उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। वो बताता है कि जिस चीफ को तुमने मारा उसी ने मेरी नौकरी छीनी थी। इन 12 सालों में इस शहर के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। इन लोगों का खुद का एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसे सिर्फ पब्लिक के लिए बनाया गया था। उसी सिक्योरिटी अपार्टमेंट में ये लोगों को कैद करके रखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सका शिंजो सिक्योरिटी फैसिलिटी में जाता है। यहाँ कुछ बॉडीगार्ड थे जिन्हें वह मार देता है। सका को बस ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने रियो को यहाँ पर कैद करके रखा होगा, इसीलिए बस वो चेक करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें मालूम चलता है कि इन लोगों ने रियो को यहीं पर रखा है। सका को देख करके रियो बहुत डर जाती है क्योंकि वह अपने पिता को पहचान नहीं रही थी। कमरे में आने के बाद जब सका आता अपनी बेटी की तस्वीरों को देखता है तो वह काफ़ी खुश होता है। लेकिन तभी यहीं पर एमास आ जाता है जो अपनी गन निकालने वाला था। तभी उसे मालूम चल जाता है कि कमरे में रियो है, इसीलिए वह अपनी गन नहीं निकालता बल्कि वह सका आता से प्यार से बात करने लगता है। सका कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इतना कहने के बाद वह एमास को पीटने लगता है। जब वह एमास को पीट रहा था तब वह उसकी आवाज़ सुनता है। आवाज़ को सुनने के बाद सका को मालूम चल जाता है कि उस दिन उसकी बीवी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एमास ही था। वो एमास को ख़त्म करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी यहीं पर रियो आ जाती है। उसने अपने हाथों में तीर और कमान ले रखा था। तीर कमान से वो सका के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ एमास को जैसे ही मौका मिलता है तो वह सका को खिड़की से नीचे फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल वह नीचे से गायब हो जाता है क्योंकि ताकीगावा ने उसे अपनी कार में बैठा लिया था। वो सका को अपनी कार में बैठाने के बाद उसे लेकर के कहीं दूर जाता है। एक बार सका ने भी ताकीगावा की जान बचाई थी, इसीलिए ताकीगावा भी एहसान बराबर कर रहा था। लेकिन उसी वक्त उसके पास एक कॉल आता है और यह कॉल सुनोहरा ने उसके पास किया था क्योंकि वो सका आता से बात करना चाहता था। वो कहता है कि अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझसे महारो में आकर के मिलो। सका अपनी बेटी को बचाना चाहता था, इसलिए सबसे पहले वह उस जगह पर जाता है जहां पर वह अपना हथियार और गाड़ी को रखता है। वह कुछ हथियार लेता है और अपने गाड़ी में सवार होकर महाबा जाता है। जैसे ही वो अंदर एंट्री मारता है तभी उसके सामने ढेर सारे लोग आ जाते हैं। इनके साथ में उसकी फाइट होने लगती है। सका इन सभी लोगों को कभी अपने हथियार से तो कभी अपने गन से शूट करके जान से मार रहा था। इस बीच जैसे ही एमास को मौका मिलता है तो वो आकर के उस पर हमला कर देता है। इनके बीच में फाइट होती है और एस काता उसकी आंखों को ही फोड़ देता है। एमास को बहुत ही बुरी तरह से हराने के बाद वो लिफ्ट की मदद से ऊपर के फ्लोर पर जाता है। वो पहुंच जाता है उस कमरे में जहां उसकी बेटी रियो को रखा गया था। जब एक झलक रियो उसे देखती है तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी सका उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तभी पीछे से कोई आता है और वह सका पर हमला कर देता है। सका और उसकी बेटी को पकड़ने के बाद ये लोग उसे लेकर के सुनोहरा के पास जाते हैं। सुनोहरा का कहता है कि इस बार मैं तुम में से किसी को मौका नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वह अपनी तलवार निकालता है। इस बार फिर से सका आता के सामने उसकी बेटी को जान से मारने वाला था, लेकिन वो हथियार चलाता। उससे पहले यहाँ पर ताकीगावा आ जाता है। उसके हाथों में हथियार था जिससे वह सबको भून डालता है। सका अपनी बेटी से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही वो भी अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। उसे मालूम चल जाता है कि यही उसके असली पिता हैं। बचपन में जब सुनोहरा ने रियो को गन से शूट किया था तो गोली जाकर के रियो को नहीं बल्कि उसके खिलौने पर लग गई थी। इसी वजह से रियो बच गई और वो जिंदा है। अब उसे याद भी आ चुका है कि उसके असली पिता कौन हैं और असल में उसके परिवार के साथ हुआ क्या था। पिता के कहने पर वह भाग करके ताकीगावा के पास जाती है
और इधर जो सका आता था वो इन लोगों से फाइट करने लगता है। अपनी बीवी पर हुए जुल्म को जब वह याद करता है तब उसे ताकत मिलती है। वो उस रेड मास्क वाले इंसान को उठा करके फेंक देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। हालांकि इस फाइट के दौरान सका आता भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। जो रेड मास्क वाला इंसान है ना, उसका नाम है ओंगडो। उसे इस तरह से जख्मी हालत में देख करके सुनोहरा को भी काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ये दोनों सगे भाई हैं। बस एक रईस था और दूसरा गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। हाँ, लेकिन इन दोनों भाइयों ने अपनी ट्रेनिंग एक साथ किया था। सुनो, हरा का काम था ऑन ऑर्डर देना और ओंगो जाकर के निपटाने का काम करता था। यहाँ पर सुनोहरा जब अपना मास्क लगाता है तब सका को मालूम चलता है उस दिन उसके घर के अंदर सुनोहरा ही अपनी ग्रुप के साथ आया था। यह जान करके सका को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह फाइट नहीं कर पाता। उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह सुनोहरा से लड़ पाए। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वह सका के एक हाथ को काट देता है। एक हाथ कट जाने के बाद भी सका हार नहीं मानता। वो फिर से खड़ा होता है और सुनोहरा से लड़ता है। आखिरी में जब वो अपने हथियार से हमला करता है तो सुनोहरा की तलवार टूट जाती है, जिसकी वजह से सका को मौका मिलता है और वह सुनोहरा को जान से मार देता है। उसको ख़त्म करने के बाद सका आता भी ज़मीन पर गिर जाता है। रियो अपने पिता के पास वापस लौट आती है, लेकिन तभी दोस्तों जो एमास था वो गन लेकर के यहाँ पर आ जाता है और वह गन से सका आता को शूट कर देता है। फिर वो रियो से कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। तभी दोस्तों सका आता एक बार फिर से खड़ा होता है और पीछे से एमास के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इस तरह से एमास को जान से मारने के बाद वह अपनी बेटी को गले लगाता है और अपना दम तोड़ देता है। यहाँ सका आता की भी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक हफ्ते बाद हमें फिर से एक इंटरव्यू में सुनोहरा को दिखाया जाता है। जब हम उसके पूरे चेहरे को देखते हैं तब हमें मालूम चलता है कि यह तो उसका भाई ओंगो है। दरअसल दोस्तों उस दिन महारो में मार काट होने के बाद पुलिस आकर के सभी के लाश को बरामद कर रही थी। तो यहाँ पर जो ओडो था वह सिर्फ जख्मी हुआ था, वह मरा नहीं था। वह जिंदा है और अब वह अपने भाई की जगह लेना चाहता है। मास्क लगा करके जब वह नृत्य कर रहा था तभी यहाँ पर रियो तीर कमान लेकर के आ जाती है, जिससे वह ओडो पर हमला करके उसे जान से ख़त्म कर देती है और इस तरह से आखिरी इंसान को मार करके रियो अपने परिवार का बदला पूरा करती है। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।